ये दुनिया समुद्र में डूबने वाली है, जिसको सुनने के बाद हर वन पीस फैन पागल हो चुका है। आज का ये वीडियो उसी से रिलेटेड है, जहां पर मैं तुमको बताऊंगा कि आखिर ये दुनिया किस तरीके से ओशन में डूब जाएगी। ओडा ने इसकी फॉरशेडिंग कब कब दे रखी थी, प्लस वन पीस के कुछ और राज के बारे में भी बात करेंगे, जिस पर बहुत सारे लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा। वैसे मैं कोई थ्योरी वीडियो 1.5 साल बाद बना रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा नर्वस हूँ। तो यार कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को देखने बाद अपना फीडबैक देना मत भूलना। तो आओ थ्योरी पे बात करते हैं। यार देखो, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब कोई बड़ा अनाउंसमेंट हमें वन पीस के अंदर सुनने को मिला है, जिसके बाद पूरी दुनिया पागल हो चुकी है उसके पीछे। बिकॉज इससे पहले भी बड़े बड़े अनाउंसमेंट हो चुके हैं। लाइक फर्स्ट चैप्टर याद होगा तुम्हें, जहां पर रॉजर ने वन पीस को लेकर के कहा था। फिर आगे जाकर के मरीन फोर्ट के एंड में व्हाइट बियर्ड ने डायलॉग मारा था, वन पीस इज रियल। फिर आता है अब ये वाला डायलॉग, जो कि ये वर्ल्ड ओशन में सिंक हो जाएगा। इन तीनों लाइन में एक सिमिलैरिटी शायद तुम सबने नोटिस की है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं बता देना चाहता हूं कि ये तीनों लाइन उन कैरेक्टर्स ने कहे थे जो सब मरने वाले थे। हालांकि व्हाइट बियर्ड का एक और लाइन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब वन पीस रिवील होगा तो ये दुनिया अपसाइड डाउन हो जाएगी। अब देखो यार, इस चीज को अगर मैं सीधी भाषा में समझाऊं तो इससे सीधा मतलब ये निकल रहा है, जो वर्ल्ड हमें दिखाई दे रहा है वो वैसा नहीं है, एक्चुअल वर्ल्ड कुछ और ही है। अब देखो यार, अगर ये लाइन सुनने के बाद तुम्हारा दिमाग घूमने लग जा रहा तो थोड़ा सा होल्ड कर लो, क्योंकि मैं तुमको इसके बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा। फिलहाल हम लोग फॉरशैडोइंग पे चलते हैं। ये वाला फिश हेड वाला इमेज किस किस को याद है, जो ओडा सेंसे हर बार यार यूज करते हैं? यही वाला पहला फॉरशैडोइंग है, जहां पर तुम एक इंसान को मछली का सर लगाए हुए देख सकते हो और ये पानी के अंदर की दुनिया दिखाता है। पर इस चीज को आखिर कितनों ने नोटिस किया? बहुत कम लोगों ने। जब ये चीज रिवील हुआ उसके बाद इधर ध्यान जाना चालू हुआ। सेकंड फॉरशैडोइंग आता है वन पीस के मांगा चैप्टर 431 में। मुझे एनिमे एपिसोड नहीं याद है तो माफ कर देना। इस चैप्टर के अंदर आइसबर्ग बताता है कि वाटर 7 भविष्य में समुद्र में डूब जाएगी, तो इस वजह से वो एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहा है जिससे वो वाटर 7 को पूरा पानी के ऊपर फ्लोट करवा सके। और भी फॉरशैडोइंग है, लाइक सैंक्स का पूरे क्रू समेत या नॉन डेविल फ्रूट यूजर होना, रैली का सिप कोटिंग करना, क्रोकस का लबून के अंदर रहना। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इन सबको पता है दुनिया डूबने वाली है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर सी लेवल बढ़ कैसे रहा है? अगर तुम हमारे अर्थ की बात कर रहे हो तो हमेशा यार इस चीज का रोना धोना चला है कि ग्लेशियर पिघल जाते हैं तो समुद्र का सी लेवल बढ़ जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें यार चलती रहती है, बट वन पीस वर्ल्ड के अंदर ऐसा सीन है नहीं। सी लेवल कैसे बढ़ रहा है इसके बारे में हमें नहीं पता। ना ही वन पीस वर्ल्ड के अंदर कई सालों से यार बारिश ही होते आ रहा है जिस वजह से यहाँ के आइलैंड्स डूब जाएंगे, बल्कि यहाँ का जो सी लेवल है वो कैसे बढ़ रहा है इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं। ये एक टोटली मिस्ट्री है। हालांकि इसको लेकर के बहुत सारे थ्योरीज बने जा रहे हैं, लाइक ये मदर फ्लेम के इस्तेमाल से होगा, ऐसा वैसा। बिकॉज जब मदर फ्लेम यूज किया गया था तो वहां पर काफी ज्यादा यार तूफान टाइप आ गया था। अब देखो, इस थ्योरी के सच होने के भी चांसेस हैं। अगर मदर फ्लेम को बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है, लाइक एक एक आइलैंड पे मारा जाता है, तो हाँ सी लेवल तो यार बढ़ेगा और इससे आइलैंड्स डूब भी सकते हैं। पर आइलैंड डूबेंगे कैसे जब तुम उड़ा ही दोगे उस एरिया? किसी चीज को डुबाने के लिए उसका मौजूद होना भी जरूरी है। अब लुलुसिया को पूरा उड़ा दिया, अब वो कैसे डूबेगा? पूरा उड़ा ही दिया है। बट हाँ, मदर फ्लेम के यूज करने से थोड़ा बहुत तो सी लेवल बढ़ता ही है, लेकिन वन पीस के पूरे दुनिया को डुबाने के लिए इससे कुछ ज्यादा ही चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है ये गॉड से रिलेटेड कुछ होने वाला है। अब देखो यार, वन पीस ना पहले वाली स्टोरी नहीं रही जहां पे पायरेट्स के ऊपर ही सिर्फ फोकस किया जाता है। अब इसमें गॉड्स एंट्री ले चुके हैं। बिकॉज लूफी का डेविल फ्रूट जब अवेकनिंग हुआ था उसी वक्त ही हमें बता दिया गया था लूफी का डेविल फ्रूट कोई ऐसा वैसा नहीं है, वो सन गॉड की पावर को रखता है। प्लस अगर तुमको स्काइपिया आर्क याद होगा तो यहाँ पर हमें 4 गॉड से इंट्रोड्यूस किया गया था और इन्हें वन पीस के अंदर एक्चुअल गॉड माना जाता है। गॉड ऑफ रेन, गॉड ऑफ फॉरेस्ट, गॉड ऑफ लैंड एंड गॉड ऑफ सन, जिनमें से सन गॉड यानी कि नीका जो कि अपना लूफी है, बाकी के 3 गायब है। इनके बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि आखिर कौन है। बट इसको लेकर के थ्योरीज बहुत ज्यादा चलते हैं कि ये हो सकता है, इसके पास ये पावर हो सकती है, ऐसे मतलब थ्योरीज बनते हैं। बट एक थ्योरी में हम दूसरे थ्योरी का रेफरेंस लेके हम डाल नहीं सकते। जो चीज मांगा के अंदर डाला गया है उसी को लेकर के हम बात कर सकते हैं। हाँ, भविष्य में रिवील होता है तो अलग बात है, पर फिलहाल हम उस चीज को साइड पे रख देते हैं। यहाँ पर हमें एक और चीज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर वेगापंक ने क्या रिवील किया था? डेविल फ्रूट के बारे में ऐसा क्या बताया था? एनिमे में हाल ही में उसको लेकर के कवर किया गया था। वो एपिसोड याद है, रॉब लूची वाला, जिसमें लूफी एंड लूची आपस में भिड़ने लगते हैं एंड वहां पर डॉक्टर वेगापंक डेविल फ्रूट की हिस्ट्री को भी रखता है। आखिर उसका थ्योरी क्या कहता है? उसने बताया था कि ये जो डेविल फ्रूट है ये ह्यूमन के डिजायर से पैदा हुए हैं, प्लस
ये ह्यूमन इवोल्यूशन का एक पार्ट है। और ये जो डेविल फ्रूट है इसको खाने के बाद इंसान एक तरीके से शॉर्टकट से इवॉल्व हो जाता है। वैसे अगर तुमको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो तुम जाकर के मेरा ये वाला वीडियो देखो, जहां पर मैंने डिटेल में समझाया था कि आखिर डेविल फ्रूट का ओरिजिन क्या है, काम कैसे करता है, बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था यार। तो ये वाला वीडियो जाके देखो, वहां पर तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जो मैं अभी कह रहा हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो। हाँ, तो मैं कहां पर था। ये डेविल फ्रूट एक तरह से ह्यूमन इवोल्यूशन को शॉर्टकट प्रदान करते हैं, जिसको लेकर के मदर सी ने नकार दिया, और इसी वजह से डेविल फ्रूट यूजर समुद्र में तैर नहीं सकते हैं, उल्टा डूब जाते हैं। यार इन सब बातों से तो एक और चीज तो पता चलता ही है कि जो वन पीस वर्ल्ड का जो सी है वो वन पीस के स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग में से एक है। हाँ, इसके हाथ पैर नहीं है, बट इससे जीता नहीं जा सकता। अब आते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट पे। इनका इतिहास क्या है। 800 से 900 साल पहले एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी थी 20 किंग्स वर्सेस एंसेंट किंगडम के बीच में, जहां पर एंसेंट किंगडम के साइड से था अपना जॉय बॉय एंड 20 किंग्स के तरफ से थे 20 किंग्स, और इनके बीच में ना बहुत घमासान लड़ाई चला था, जिसके बाद जॉय बॉय ये वॉर हार गया था। एंसेंट किंगडम को मिटा दिया गया, या फिर क्या हुआ उसके साथ इसके बारे में तो हमें अभी तक बताया नहीं गया है, लेकिन हाँ, इनको एक तरह से इतिहास से ही मिटा दिया गया। अब उसके बाद क्या होता है, वो जो 20 किंग्स थे वो बनते हैं रूलर, वो सब वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाते हैं, एंड ये सब जाकर के रेड लाइन के ऊपर रहना स्टार्ट करते हैं। वैसे एक और बात गौर करने वाली है कि रेड लाइन के ऊपर इससे पहले लुनारियंस का राज हुआ करता था, लेकिन 20 किंग्स के जीतने के बाद वो जगह उनका हो गया। उन्होंने उस जगह को एक तरह से हथिया लिया और वहां पर अपना एक तरह से किंगडम वगैरह बनाना स्टार्ट किया, और वहीं से स्टार्ट होता है वर्ल्ड गवर्नमेंट का शुरुआत। अब अगर तुम मैरिजोआ के अंदर देखो तो वहां पर एक एम्प्टी थ्रोन है। उस एम्प्टी थ्रोन के आगे तुमने बहुत सारे तलवारें रखी हुई देखी होंगी। वो तलवारें एक्चुअली में 19 स्वॉर्ड्स हैं, जो कि उन 20 किंग्स के जो 19 जो किंग्स थे उन्हीं के हैं। उनमें से एक जो स्वॉर्ड है तुमको गायब दिखेगा, बिकॉज वो 20 किंग्स में से एक रूलर ने एक तरह से उनको धोखा दिया था, उनका साथ देने से मना कर दिया था। वो थी अपनी नाफ्तारी डी लिली। हाँ, तुम सही समझ रहे हो, वीवी की पूर्वज। और फिर आगे जाकर के इसको भी मार दिया गया वर्ल्ड गवर्नमेंट के द्वारा, प्लस ईमू को अलग ही लेवल का खुन्नस है इसको देख के। पता नहीं क्यों यार, क्या ऐसा लफड़ा हुआ था इन दोनों के बीच में, पर जो कुछ भी हो ऐसा कुछ हुआ था उस समय पे। और उसके बाद समय आता है एम्प्टी थ्रोन का। एम्प्टी थ्रोन के बारे में हमें इतना बताया गया बिकॉज कोबरा ने भी एक चीज देख करके कहा था, जब ईमू को वहां पर बैठा देखा था ना, इस गद्दी पे किसी को बैठना नहीं चाहिए। मतलब ये कि ये वाला जो गद्दी है शायद उन 20 किंग्स ने भी उस समय पे प्लान किया था कि उस गद्दी पे कोई नहीं बैठेगा। प्लस तुमको सैबो का भाई याद है, वो भी उस एम्प्टी थ्रोन में बैठने का लालच दिखाया था। और एक बात तुम गौर करना, उस एम्प्टी थ्रोन में कोई भी नहीं बैठता है सिवाय इमुसामा के, और इमुसामा बैठती है इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ 5 एल्डर्स को पता है। इमुसामा से जो कुछ भी ऑर्डर मिलता है ये सब ऑर्डर को फॉलो करते हैं बिना कुछ भी सवाल किए। हालांकि लफड़ा खत्म यही नहीं होता है, ये वाला जो एम्प्टी थ्रोन है ये किंग ऑफ द वर्ल्ड की गद्दी है। और किंग ऑफ द वर्ल्ड जब भी नाम यार कान में बजता है ना, हमें याद आता है रॉकस्टी ज़ेबेक। रॉकस्टी ज़ेबेक इस एम्प्टी थ्रोन पे बैठना चाहता था, उसको किंग ऑफ द वर्ल्ड बनना था, लेकिन वो बन नहीं पाया। वैसे मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा बिकॉज इसका इस थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है। इस पर बात किया तो फालतू का वीडियो पे बकवास होगा और वीडियो लंबा बनेगा। मेन टॉपिक पे आते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर। जब वर्ल्ड गवर्नमेंट एक तरह से अपने राज्य में आई तो उन्होंने सबसे पहले इतिहास को मिटाना चालू कर दिया। और एक बात तुम गौर करना, रॉब लूची ने भी कहा था इस वर्ल्ड को सेलेस्टियल ड्रैगन ने बनाया है, वो यहाँ के भगवान है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। और ये वाला जो गॉड कॉम्प्लेक्स है ना, ये लगभग सभी सेलेस्टियल ड्रैगन्स के पास है। उनको ऐसा लगता है हम यहाँ के असली बॉस हैं, हमें जो मन करेगा वो करेंगे। हालांकि वर्ल्ड गवर्नमेंट अगर चली जाए ना, सबसे पहले तो यार वन पीस वर्ल्ड में शांति आ जाएगा, बिकॉज इनके काले करतूत भाई एक से बढ़कर एक है। स्लेवरी से लेकर सब कुछ कर रखा है। फिशमैन का इतिहास स्लेवरी से भरा हुआ है। गॉड वैली भाई, वहां पर तो उन लोगों ने पूरा वीडियो गेम खेल दिया था। अभी भी अगर तुम उस चीज को याद करो ना भाई, इंसानों का शिकार हो रहा था और वहां पर इंसानों को रैबिट बोला जा रहा था। और मेन पॉइंट ये है, आखिर 20 किंग्स ने रेड लाइन के ऊपर ही रहना क्यों डिसाइड किया? क्योंकि इन्हें पहले से पता था भविष्य में दुनिया समुद्र में डूबने वाली है, और इसी वजह से उन लोगों ने सबसे ऊंची जगह को चुना, रेड लाइन को। वैसा एक और बात, रेड लाइन कैसे बना, कैसे क्रिएट हुआ, प्लस वन पीस वर्ल्ड के आइलैंड कैसे क्रिएट हुए हैं, इसको लेकर के भी मेरे पास एक थ्योरी वीडियो है, जिसको लेकर के मैं बहुत जल्द आऊंगा। पहले ये वाला थ्योरी से काम चला लो, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी सोचते होंगे कि आखिर ये रेड लाइन बना कैसे है, इसके पीछे भी थ्योरी है। बस थोड़ा सब्र कर लो। अब रेड लाइन के ऊपर रहने का एडवांटेज बहुत ज्यादा है। समुद्र के सी लेवल से ये बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर है।
ऐसे ही नहीं कोई भी चढ़ के ऊपर जा सकता है। हाँ, कुमा का बात अलग है। हाँ, इतना तो समझ में आ गया कि यार ये वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है या फिर 20 किंग्स के जो खानदान वाले हैं, जो अभी की जो पीढ़ी है, ये सब जानते हैं कि सी लेवल ऊपर उठेगा, सब लोग डूब जाएंगे लेकिन हम बचे रहेंगे। एंड 20 किंग्स ने बहुत पहले ये सोच रखा था और इस वजह से ये लोग रेड लाइन के ऊपर मस्त से जिंदगी जी रहे हैं। और ये लोग कभी भी नीचे नहीं आते जब तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो जाए। मेन आते हैं भला सी लेवल ऊपर क्यों जा रहा है, आखिर नेचर को क्या दुश्मनी है यार वन पीस वर्ल्ड को डुबाने में। इसके लिए हमें दोबारा से स्काइपिया जाना पड़ेगा। स्काइपी आर्क में ये बुढ़े ने वाइपर से कहा था, ये वाला लाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ, मैंने बहुत सारे थ्योरी वीडियोस में इसको यूज भी किया है। यहाँ पर इसने कहा था मदर अर्थ ने कभी भी हमें रिजेक्ट नहीं किया, ये तो हम हैं जिन्होंने आपस में लड़ाइयाँ की है। और एक बात याद रखना, हमें ऐसा बहुत बार हिंट किया गया है, बहुत बार स्काइपी आर्क में ऐसा बताया गया है कि वॉइड सेंचुरी के टाइम पे हर जगह पे सिर्फ लड़ाइयां चलती थी। सिर्फ एंशिएंट किंगडम वर्सेस 20 किंग्स का लफड़ा नहीं था, एक्चुअली में अलग अलग प्रजातियां जो थी वो सब भी आपस में लड़ पड़ती थी उस एक अर्थ में रहने के लिए। जबकि वो अर्थ इतना बड़ा था, वहां पर आराम से चैन की जिंदगी काटी जा सकती थी। पहले का अर्थ और अभी का वन पीस अर्थ में बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन उस जमाने पे जमीन के लिए लड़ाइयां शायद बहुत ज्यादा मात्रा में होती थी और अलग अलग प्रजाति के लोग साथ में शायद रह ही नहीं पाते थे। और ये सबसे बड़ा मेन रीजन हो सकता है नेचर के प्रकोप का। अब हाँ, लोगों को लग सकता है मैं कुछ ज्यादा ही हवे हवे में फेंकते जा रहा हूँ, बट इसके पीछे भी एक रीजन दिया गया है। नोवा शिप किसको याद है, जो कि फिशमैन आइलैंड में दिखाया गया था, वो जायंट शिप जिसका अभी तक काम नहीं आया है लेकिन भविष्य में काम आएगा। और ये वाला जो नोवा शिप है, इसको लेकर के भी मैंने 2-2.5 साल पहले एक वीडियो बनाया था एंड वहां पर मैंने नोवा शिप के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। चाहो तो वो वाला वीडियो भी जाकर के देख सकते हो समझने के लिए, लेकिन इस वीडियो पे मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। ये वाला जो नोआ शिप का कहानी है, ये एक बाइबल से लिया गया, और ये कहानी सिर्फ बाइबल में नहीं है, मुसलमानों का जो धार्मिक ग्रंथ है कुरान, वहां पर भी ये स्टोरी तुमको देखने को मिलेगी। वैसे मैंने दोनों को नहीं पढ़ा है तो मुझे उसके बारे में अच्छे से नहीं पता है, बट हाँ, उस वाले वीडियो पे मैंने डिटेल में बताया था थोड़ा, तो जाकर के वो वाला वीडियो तुम देख सकते हो, वहां पर तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उस स्टोरी में भी समुद्र का जो सी लेवल था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, दुनिया में बहुत सारे लोग मरे थे, बट एक बुजुर्ग आदमी थे, नोआ बोल करके नाम था उनका, जो कि गॉड के एक तरह से मैसेंजर थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा शिप बनवाया था एंड उस शिप के अंदर अलग अलग प्रजाति के लोगों को रख करके बचा लिया था। और ऐसा ही कुछ स्टोरी है यार, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है उसके बारे में, तो माफ कर देना अगर मैं कहीं पे गलत बोल दे रहा हूँ। तो ऐसा ही कुछ मिलता जुलता कहानी था एंड वो वाली स्टोरी यहाँ पर रिपीट होती हुई दिखाई देती है। शायद ओडा सेंसेई हमें इस चीज के बारे में बहुत पहले से इशारा कर रहे थे, और नोआ शिप से तो यार 100% श्योरिटी ये था कि ये वाला चीज रिपीट होने वाला है और समुद्र का सी लेवल बढ़ने वाला है, तो नोआ शिप का काम तो आएगा। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, वन पीस अगर तुम ध्यान से फॉलो करते हो और तुम किसी एक रिलीजन से बिलोंग करते हो और तुम्हें अलग अलग पौराणिक कहानियां उनके बारे में नॉलेज है, तो वन पीस के अंदर वो सारी चीजें तुमको देखने को मिलेंगी। लाइक नॉर्स माइथोलॉजी भी है, हिंदू धर्म के बारे में भी दिखाया गया है। अगर तुम लूफी के पावर को ही ले लो तो वो किससे इंस्पायर है, वो तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। नोआ शिप वाला जो मैंने बता दिया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं यार जो कि हमें वन पीस के अंदर दिखाई जाती हैं, और वो ऐसे ओडा सेंसेई ने अपने तरीके से ऐसा लिखा है, पर वो नोटिस हो जाता है अगर तुमको उसके बारे में पता है तो अब ये जो सी लेवल वाला होने वाला है वो उसी से रिलेटेड है। आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया। अब मैं फाइनली एक चीज पे बात कर सकता हूँ, वो वाइट बियर्ड का मैसेज वाला जो बात मैंने कहा था ना, मैं बाद में बताऊंगा वो उस पे। वाइट बियर्ड ने कहा था जब वन पीस रिवील होगा तो ये वर्ल्ड ना अपसाइड डाउन हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, ये भी एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है, बट इसके पीछे एक अंदाजा लगाया जा सकता है। एक्चुअली में देखो, जो जॉय बॉय का ड्रीम था ना, मैंने बहुत देर बकवास कर लिया यार, इस थ्योरी को बनाने में ही बहुत ज्यादा मतलब दिमाग खराब हो गया। वैसे तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना, प्लस ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो यार, चैनल पे नया हो इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, प्लस बेल आइकन भी ऑन कर देना, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तुम्हारे पास नोटिफिकेशन चल जाएगा। और हाँ, मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन करो, वहां पर देखो मैंने एक थ्योरी वाला सेक्शन भी बनवाया है, जहां पर तुम जाकर के अपने अपने थ्योरीज यार लिख सकते हो। तुम में से किसी का भी थ्योरी अगर मेरे को पसंद आता है तो उसका थ्योरी मैं वीडियो में भी लूंगा। हालांकि इसके कम चांसेस मुझे लगते हैं, क्योंकि मुझे बहुत रेयरली ही थ्योरीज पसंद आते हैं किसी के, पर मैं जानना चाहूंगा। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।